Sons and daughters of India, Jai Hind. जय हिंद. तुम्ही सगळे कसे आसात? बरे बरे. हां, आयज तुम्ही सगळी हुशार आणि जिज्ञासू भुरगी हांगा एकठांय जाल्या हे पळून म्हाका खूप खोस जाता. बरोबर? ज्या शिस्तीन आणि ठरायला वेळार तुम्ही हांगा हाजीर जाल्यात त्या खातीर तुमची खूप खूप तोखणाय. म्हाका खात्री आसा तुम्ही सगळेजण कारगिल युद्धा संबंधी जाणून घेवपाक उत्सुक आसात. आज हांगाच्यान वतना तुम्ही फकत आणि फकत सकारात्मक गजाली तुमच्या वांगडा घेऊन वतले हातून मात्तूय दुबाव ना. या सैनिकां भितरलो एक जरी सडगून तुम्ही आत्मसात करून देशसेवेच्या कार्यान खंयच्या ना खंयच्या वावरान हातभार लायलो जाल्यार या सुवाळ्याचे खऱ्या अर्थान सार्थक जातले. आणि हे म्हाका खात्री आसा तुम्ही ते करतलेच. करणार? थँक्यू व्हेरी मच. जोरदार स्वतःसाठी टाळ्या वाजवा. आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है. मेजर जनरल रविंद्र सिंह, सेना मेडल बार. कारगिल युद्ध में आप 8वीं बटालियन सिख रेजिमेंट के कंपनी कमांडर थे. आप पर टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स में दुश्मन के बंकर ध्वस्त करने का जिम्मा था. आपने और आपके कंपनी ने एक एक करके दुश्मन को मौत के घाट उतारा. आप बुरी तरह घायल हुए, लेकिन फिर भी सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखने की जिम्मेदारी आपने खूब निभाई. करारा हमला करके सुबह 4 बजे हेलमेट और इंडिया गेट जैसे महत्वपूर्ण पीक्स पर आपने भारत का तिरंगा लहराया. आपके इस असाधारण कृति से टाइगर हिल पर कब्जा करने में सहायता मिली और आपको सेना मेडल से नवाजा गया. तालियों के गड़गड़ाहट से सर हम आपका स्वागत करते हैं. सर जी. कर्नल प्रशांत कामत, सेना मेडल. जिनका नाम ही उनकी पहचान है, कूल, काम एंड कंपोज. प्रशांत कारगिल युद्ध में दुश्मन द्रास के अति दुर्गम प्रांत के पहाड़ियों की ऊंचाई पर बैठकर बेशुमार शेलिंग और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग कर रहा था. उस फायरिंग के बीच में रहकर जख्मी होने के बावजूद आपने खुद की सेफ्टी को नज़रअंदाज करके 9 पैरा एसएफ की टुकड़ी को कवरिंग फायरिंग दिया. दुश्मनों की गोलियों की बौछार से उनको बचाकर आपने उनको चढ़ाई के लिए दूसरा रास्ता दिखाया और जीत हासिल करने में सहायता की. आपके इस अति महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया. सर आपका बहुत बहुत स्वागत. I must salute and pay homage to all the brave hearts, soldiers who laid down their life, who laid down their everything for the country, for the nation. Homage to them and salute to them. Secondly, I would also like to thank and compliment the Lakshya Foundation who are doing such a wonderful task of making people across the country, throughout the country, aware about the sacrifice, the valor and the bravery of the Indian Armed Forces. And compliments to the Lakshya Foundation for visiting the battle field, the location which is very difficult for even young people to visit. But they are doing it at this age. I must compliment them and I must thank them in advance before actually the program gets over that they are doing a wonderful job. Thank you and Jai Hind to Lakshya Foundation. Thank you sir. Yes ma'am, now we can start. सर ये मैं पूछ रही थी सर, ये आपके कमांडिंग अफसर थे? ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल एसपी सिंह. Clothing. My battalion was launched
on 15th May to clear Tiger Hill .4460 and .4195. Another company that is under Major Rathore was applied in area Pariyon Ka Talab. This is the Pariyon Ka Talab. As legend has it, banshees wail and dance on the frozen talab on moonlit nights. सर अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो परियों का तालाब था जी, तो यहाँ परियां आती थी क्या? नहीं, ये परियों का तालाब इस नाम से इसलिए पॉपुलर था क्योंकि यहाँ पर पूरा साल भर ठंड रहता है और कभी आपको ये तालाब पानी होता है लेकिन बर्फ़ से पूरा जमा रहता है। सिंस पूरा जमा रहता है, कभी कभी साल में 1 दिन या 2 दिन के लिए इसके अंदर पानी आता है, लगता है कि पानी है जो कि जमा हुआ होता है। इसलिए जैसे हम सोचते हैं बच्चे सपनों में परी आती है, तो इस तालाब को देख करके ये लगता था कि सपनों में कभी इधर पानी थोड़ा मेल्ट होगा तो पानी कुछ पीने के लिए मिलेगा। ओह माय गॉड, बहुत डिफ़िकल्ट जगह है, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है और टेम्परेचर जो है आमतौर पर माइनस के अंदर रहता है। जैसे आपको मैडम ने पहले बताया, द्रास वर्ल्ड का 2nd कोल्डेस्ट हैबिटेड प्लेस है। टेम्परेचर द्रास में लगभग -60 जाता है। मेजर जनरल रविंद्र का मेजर जनरल ज़रा बाजू में रखेंगे। रविंद्र, वो स्कूल में कैसा था? आप अभी मेजर जनरल बने तो आप एकदम बड़े डिसिप्लिन, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते होंगे, मस्ती नहीं, मगर में ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं। हाउ वाज रविंद्र? तो ये बच्चे बन जाएंगे ना कि ये बहुत मस्ती करते हैं, टीचर बोलते हैं, तो मैंने कहा अगर ये करते होंगे तो आप मेजर जनरल बन जाओगे, ये नहीं करते तो मुझे नहीं मालूम। सर आप बोलेंगे। तो आई मस्ट से कि आप सारे बन जाओगे, मैं बहुत मस्ती करता था। एंड बच्चों को अपना मस्ती करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए। सब कुछ जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छे दिल से करिए, मेहनत से करिए, अच्छा रहेगा। सर आप फौज कैसे ज्वाइन करें आपने? मेरा पूरा जनरेशन जो है फौज में था। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, उसके बाद में मेरे फादर ने आर्मी ज्वाइन किया था। मेरे फादर ने आर्मी, जिसका कि हमारे पास रिकॉर्ड है, 1942 में ज्वाइन किया था और उन्होंने 42 के बाद में जितनी लड़ाई लड़ी गई थी, 47, 48 की, 62 की चाइना वाली लड़ाई, 65 की पाकिस्तान के साथ और 71 की पाकिस्तान के साथ मेरे फादर ने लड़ाई लड़ी थी। और मैं बड़े गर्व, फख्र और कहता हूँ कि हमारी लक था कि मुझे भी जो लास्ट वॉर लड़ा गया उसमें लड़ने का मौका मिला। तो हम लोगों को एज ए फैमिली अभी तक जितनी भी लड़ाई लड़ी हैं उसमें लड़ने का मौका मिला। मैं इसका भगवान से धन्यवाद करता हूँ। तो आप कैसे थे स्कूल में? मैं आई बिलीव मोर इन खेलकूद, खेलने वगैरह में ज़्यादा ध्यान था। अच्छा जी। क्योंकि पढ़ाई मेरे को पता था कि शाम को घर आने के बाद मेरी माँ करवाई देगी, करवाएगी। वो नहीं छोड़ेगी। वो नहीं। तो मेरा ध्यान बाहर रहता था। शाम को आने के बाद जो 2-2.5 घंटे जी सर, अंडर सुपरविजन जो पढ़ाई होती थी, आई थिंक आई वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट बट आई मैनेज्ड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट। तो जी सर। आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो सर मैं ये फोटो सर आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप बहुत सीरियस दिख रहे हैं। ये दुश्मन के पास से हम लोगों ने स्ट्रिंजर मिसाइल था, आपने स्ट्रिंजर मिसाइल का नाम सुना होगा। ये स्ट्रिंजर मिसाइल कैप्चर किया था, उसके बाद में इसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। तो उस टाइम पर ये पकड़ा था, उस टाइम का फोटो है ये। अच्छा, तो ये उनके वेपन्स आपने पकड़े हुए थे। सर ये कौन सा साल होगा, याद है आपको? ईयर? दिस इज 96। जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर फीचर जो है वो है टाइगर हिल टॉप। पूरे फीचर का नाम टाइगर हिल है, लेकिन जो ऊपर टॉप है उसको टाइगर हिल टॉप बोलते हैं। तो दुश्मन टाइगर हिल टॉप पर था और उसके बाद में
जहाँ पर अभी ये लेफ्ट कॉलर लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फीचर था इंडिया गेट और हेलमेट, इसके आगे रॉकी नॉब था, वहाँ पर फिर दुश्मन था, और रॉकी नॉब से दुश्मन वापस LAC की तरफ चला जाता था और पूरी की पूरी रिज लाइन पर कब्जा करा हुआ था। ये रिज लाइन अगर पीछे आप देखेंगे तो कैन आई यूज द पॉइंटर? सिर्फ वो बीच में है, एक मिनट, वो रेड, हाँ रेड, हाँ। ओके, एक्सक्यूज मी सर। सो जब हम इसको देखते हैं, ये टाइगर हिल, पूरा फीचर टाइगर हिल है, यहाँ पर दुश्मन था, और ये एरिया जो है इंडिया गेट और हेलमेट का इलाका है। और यहाँ से ये जो रॉकी नॉब थोड़ा नीचे दिखाया है, ये शायद ड्राइंग में गड़बड़ है, ये लगभग इतना ऊंचा था यहाँ पर, और यहाँ से दुश्मन आकर के रॉकी नॉब और यूं आकर के और टाइगर हिल पर जाता था। ये जो रोड है इसके ऊपर हरकत नहीं होने दे रहा था, और जो भी गाड़ियाँ हमारी जा रही थी उन गाड़ियों के ऊपर हमला करता था। टाइगर हिल को लेना बड़ा ही ज़रूरी था। जब तक टाइगर हिल कैप्चर नहीं होगा, जब तक हम द्रास से आगे कारगिल की तरफ मूव नहीं कर सकते थे। तो एक हमारी ही सहयोगी यूनिट थी 18 ग्रेनेडियर्स, जिसको कि टास्क मिला था टाइगर हिल टॉप कैप्चर करने का। और जब वो अटैक पे गए थे तो थोड़े दिन के लिए उनका अटैक इंस्टॉल हो गया था। उस अटैक की मदद करने के लिए हमारे को टास्क दिया गया था कि हम इंडिया गेट और हेलमेट को कैप्चर करें, जिससे कि हम दुश्मन को ऊपर से अलग कर दें। और ये कब का है सर? दिस वॉज जस्ट एज वी इंडक्टेड, जैसे ही हम द्रास पहुंचे थे। अच्छा। ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर साहब है, कर्नल मेहदी रत्ता। अच्छा, आपके और मैं और उनके साथ, जब हमारे पास 120 mm मोटर थी, तो वो मोटर की डिप्लॉयमेंट एरियाज देखने के लिए गए थे। दिस वॉज इन प्रिपरेशन फॉर द अटैक ऑन टोलोलिंग। और ये सर एकदम दिस हीरो वॉज जस्ट बिफोर गोइंग ऑन द फर्स्ट ऑपरेशन। अरे बाप रे। सर आप फौज का फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब लड़ने के जाने के लिए इतना हैंडसम दिख रहे हैं आप, एकदम तैयारी में हैं, खुश लग रहे हैं। आपको लड़ाई के लिए जाना था ना? सी द नेचर, है ना? कुछ त्रासदी दिख रही है चेहरे पे? सर कैसे इतना कॉन्फिडेंस था आपको? आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस था इसमें, आप यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा फौजी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है, ठीक है? एंड एनीवन हु इज ट्रेन्ड एंड ही कम्स आउट सक्सेसफुली आउट ऑफ एन एकेडमी, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ. He's played a tremendous role in the entire operations. Throughout the conflict, the artillery was to come in for lavish praise from the humble Jawan right up to the corps commander. It was the first time that artillery was employed in a very unique manner. Though the artillery under सर ये इन्होंने जो कहा कि फर्स्ट टाइम यूनिक मैनर था, तो वो व्हाट वाज द यूनिकनेस ऑफ दिस, ये लड़ाई उनको जरा बताइए। यहाँ पे जब ये कारगिल की लड़ाई शुरू हुई एंड द नंबर ऑफ गन्स उस एरिया में थोड़े कम थे, उसके बाद बढ़ने शुरू हो गए। और ये यूनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कमांडर साहब थे एक देन ब्रिगेडियर लखविंदर, उनका आइडिया ये था कि यार मेरे को यहाँ से सामने टोलोलिंग नज़र आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट उसको देख के गन एरिया से ही फायर करूँगा। सो द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द गन, जिसके पास साइट है, वही टारगेट देखता था, वही डाटा लगाता था और वहाँ से फायर होता था। सो इट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट फायरिंग। नॉर्मली इनडायरेक्ट फायर होता है बिकॉज डिस्टेंसेस आर लॉन्ग, सीनियर मेजर्स एंड ऑल दे गो एज बैटरी कमांडर्स एंड फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, जैसे मैं गया था। कुछ एक इलाके हैं, काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पे गन टारगेट नज़र नहीं आता गन से, तो देयर डायरेक्ट फायरिंग नहीं हो सकता। बट फीचर्स लाइक टोलोलिंग, फीचर्स लाइक टाइगर हिल, ये आपको गन पोजीशन से नज़र आते थे। एंड द पर्सन हु इज एक्चुअली साइटिंग, उनका साइट होता है गन का, उस साइट पे लगा के ही हैज फायर्ड ऑन इट एंड ही कैन सी द इफेक्ट, उसको वहीं पे इफेक्ट नज़र आ जाता था और वो वहाँ पे करेक्ट कर सकता था। सो इट वाज कॉल्ड डायरेक्ट फायरिंग। अच्छा सर, ये जो है मैंने देखा, ये युद्ध की भूमि है ना? बम्बार्डिंग चल रहा है, दुश्मन बैठा है, आप ये क्या पढ़ क्या रहे हैं वहाँ पे? आई एम एक्चुअली रीडिंग अ मैप, दैट्स अ मैप विद मी। मेरे हाथ में एक मैप है
एंड उस मैप पे मैं लोकेट कर रहा हूँ कि वेयर आई कैन डिप्लॉय माई मोटर्स. देर आर काफ़ी टेक्निकल कंसिडरेशंस होते हैं इसके. So I am first doing the map study of it and then I'll be going to that area, look for it, the suitability and वहाँ पे फिर motor deploy करूँगा. So this is a map recce that I am carrying out even as I am going to that area. सर इतना धुआं और इतनी ताकत से वहाँ से बम्बार्डिंग हो रहा था, सर कान को तकलीफ होती है आर्टिलरी की, सुना है मैंने. हाँ होती है. मतलब थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होती है. Way back when we were young officers and we were training, जैसे ही वो गोला फायर करते थे हमारा हाथ कान पे जाता था तो पीछे से उस्ताद चिल्लाता था, हाथ हटाओ साहब, गनर की निशानी नहीं है. ये डिसिप्लिन होता है कि गनर हो तो सुनो, हम इमीडिएट कान बंद कर लेते हैं ना. आमतौर पर आर्टिलरी को तैनात होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए सही वक्त पर तैनात होना ही हार या जीत का फैसला करता है. पर गोलीबारी कभी नहीं हुई थी. सर ये गनर्स मैंने देखे, वो जो लगा रहे थे गन्स, इट वाज सो हेवी, मतलब लग रहा था बहुत वजन है. ये दिस वाज अ लाइट फील्ड गन है, ये फिर भी थोड़ा सा हल्का है. तो भी हल्का है. तो इंडियन फील्ड गन जो है वो थोड़ा अलग है, वो इससे भारी है. और ओ माय गॉड, इट इज भारी. पर सर वो दिखते तो पतले हैं, ऐसे जाड़े जुड़े भी नहीं है. एक तो देर इनमें दो चीजें हैं. जी सर. वन इज यू, ये प्रैक्टिस होती रहती है, हम गन ड्रिल करते रहते हैं रेगुलरली. सो इट इज फॉर यू टू गेट यूज्ड, योर बॉडी गेट्स यूज्ड ये वेट वगैरह उठाने में. बट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट फिजिकल स्ट्रेंथ इज योर मेंटल स्ट्रेंथ. Mental strength. Willingness to do it. Yes. That is more important. That. And yet another bigger factor is the teamwork. I mean, if there are 7 people on the gun, all 7 have to work in a coordinated fashion. ये टोटल 32 है. और मेरे कर्नल साहब हैं, कर्नल राठौड़, जिनका नाम आपने वो सुना होगा कि मेरे एक मेजर साहब परियों के तालाब के इधर वो लड़े थे, तो उनके मंदिर में ये फोटो है सर, अपने जयदेव के कर्नल जयदेव के मंदिर में है. थोड़ी सी इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये उन शूरवीरों की फोटो है जिन्होंने कि अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए. 35 जवान थे जिन्होंने अपने प्राण, अपना सब कुछ दे दिया, और 72 थे जिनको कि गोली लगा था या चोट लगी थी. बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था ये. जैसे आपने देखा कि बर्फ़ के अंदर चलते हुए जब जाते हैं तो पैर भी स्लिप होते हैं, ठंड भी लगता है, सर्दी भी लगती है, और साथ में आपको अपना सामान भी कैरी करना होता है. लेकिन जैसे आपको मैडम ने बताया, हर रेजिमेंट का अपना एक मोटो होता है, अपना एक वॉर क्राई होता है, जो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बोला था, बोले सोनियाल सत श्री अकाल. उसी प्रकार से हमारे को सिख रेजिमेंट में एक चीज़ और सिखाई जाती है जो कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है. मोटो है हमारी रेजिमेंट का, निश्चय कर अपनी जीत करो. किसी भी काम के लिए जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल विन, यू विल विन. सो दैट इज व्हाट वी शुड टेक फ्रॉम दिस, कि जब भी, जैसे आपको कल कामत ने बताया कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जाएंगे तो काम होगा. एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा. डर के जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. एविएशन के कर्नल थे, कर्नल खोत, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब पता चला हमें यहाँ बहुत हादसा हुआ है, तो एविएशन का वो उनका हेलीकॉप्टर लेके गए. तो ये जो वहाँ जख्मी हुए थे बच्चे, उन जख्मी हुए बच्चों ने कहा था कि हमको जल्दी लेके जाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, हमको पूरा तैयार करो, हमको वापस आना है. हमारे इतने बंदों ने वहाँ जान गंवाई है और हमें जाके वहाँ खड़े रहना है, हमको वहाँ 1 इंच भी पाकिस्तान को नहीं देना है.
चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहते हैं सुरा सो पहचानिए न लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छड्डे खेत। मतलब हमारे टुकड़े भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक आर्मी बुक पढ़ा था, मैं जब भी कारगिल का पढ़ाई कर रही थी ना, हर एक रेजिमेंट का, तो वहाँ मुझे एक लाइन मिली, मतलब मैं पढ़ रही थी तभी, एक कमांडिंग अफसर सिख 8 सिख के कमांडिंग अफसर ने एक मेजर को कहा था, मेजर रविंद्र, तीसरा और एक काउंटर अटैक होने वाला है, तो वो मेजर रविंद्र ने तभी कहा था, दैट इज़ वेरी मच हाईलाइटेड इन दैट बुक, कि उन्होंने ऐसा कहा था कि कम व्हाट में आई विल नॉट लीव दिस प्लेस सर, आई विल रिपीट सारागढ़ी। ये आंसर उस मेजर ने दिया था और उन्होंने रिफ्यूज किया था जगह छोड़ने की। सर वो आप थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा। सर जरा सारागढ़ी की बात करेंगे। हमारी रेजिमेंट की हिस्ट्री में एक बहुत पुरानी लड़ाई थी, सारागढ़ी की लड़ाई, जिसके ऊपर अभी एक पिक्चर भी बनी थी, केसरी पिक्चर बनी थी। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा। उस टाइम पर जो सिचुएशन थी कि 2 फोर्ट थे, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोकाट, उसके बीच की एक पोस्ट थी जहाँ पर कि ये हमारी 4 सिख के 21 जवान तैनात थे और उनको टास्क दिया था कि कुछ भी हो हमें जो है इस पोस्ट को नहीं छोड़ना है। उन लोगों ने 21 जवानों ने, जिसमें उनका जो लीडर था उस टाइम पर, कमांडर था, वो हवलदार ईश्वर सिंह था, बहुत ही तगड़ा और बहुत बहादुर सोल्जर था। उन्होंने जो है लगभग 1000, कम से कम नहीं तो जो हिस्ट्री में आता है तो कहते हैं 10,000 पठानों ने उस पर हमला किया और उन लोगों ने आखिर तक लड़ते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये सारागढ़ी जो है पोस्ट छोड़ी नहीं जाएगी, चाहे हम अपनी जान दे देंगे जी। और जो लास्ट में एक जवान था, जब वो सिग्नल देता था, सिग्नल शीशे से देते थे, पहले रेडियो सेट नहीं होते थे, तो सिग्नल से रेडियो सेट ना होने के कारण शीशा चमका के सिग्नल देता था। उसमें उसने सिग्नल दिया कि अभी सब के सब शहीद हो गए हैं और मैं आखिरी बचा हूँ, अब मैं लड़ने जा रहा हूँ, अब मैं सिग्नल नहीं दे पाऊँगा। और उसके बाद में वो लड़ा और जो आपने देखा उसने अपनी जो है देश के लिए अपनी जान दी। उसी प्रकार से सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डेस्परेट था कि टाइगर हिल टॉप पर जाना है और हम लोग इंडिया गेट हेलमेट पर बैठे हुए थे। हमारे ऊपर दुश्मन ने 3 बार काउंटर अटैक किया। काउंटर अटैक करने से पहले सीओ साहब कर्नल एसपी सिंह, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि उन्हें रेडियो सेट पर पता लगा है कि दुश्मन काउंटर अटैक करने वाला है और काफ़ी फियर्स काउंटर अटैक करने वाला है। तो हमारी पुरानी ट्रेनिंग उसी हिसाब से मैंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर होगा तो सारागढ़ी दोबारा होगा। सर सीज फायरिंग एक्सरसाइज मतलब क्या होता है? सीज फायरिंग एक्सरसाइज सीज फायरिंग जनरली जब गन फायर कर रही होती है एंड यू हैव टू स्टॉप फायरिंग एंड मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस, हाँ जी। दैट टर्म यूज्ड बाय द गन पोजीशन ऑफिसर टू इंडिकेट टू द गन्स। मतलब मूव करने हैं, सीज फायरिंग, फायरिंग क्लोज करो, अभी मूव करना है। अभी मूव करना है। और फायरिंग क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि फायरिंग खत्म हो गई है, हो सकता है दुश्मन का कोई हरकत हो रहा है जिसकी वजह से सर, हमको माइक। ये गन पोजीशन को छोड़ के कहीं और जाना है। जाना है। तो ये कैसे होता है देखेंगे।
इट्स लवली टू वॉच हमारे गनर्स क्या करते हैं. अगर दुश्मन को तोपों के ठिकानों का पता चल जाता है तो नियम के मुताबिक तोपचियों को झुककर अपनी रक्षा तो करनी ही है, लेकिन हालात बेकाबू होने से पहले तोपों को भी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है. आखिर तोपों के बगैर एक तोपची तो कुछ भी नहीं. हर एक गन पोजीशन में जहाँ पे 6 गनें लगती है उसके पीछे एक कमांड पोस्ट होता है और एक ऑफिसर होता है गन पोजीशन ऑफिसर, अच्छा यानी लेफ्टिनेंट रैंक का होता है. अच्छा एंड व्हेन जब हमको पता चलता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर से कि यहाँ जगह आप फायर करिए, तो वो हमको कोऑर्डिनेट्स देता है. वो कोऑर्डिनेट्स का डाटा यहाँ वर्कआउट होता है और वो टेक्निकल डाटा गन को पास होता है. एंड देन देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द 6 गन्स. पहले रेडी कौन बोलेगा? So there is a competitive spirit. So there is always, a fight between all the 6 guns. हर गन पे 7-7 लोग होते हैं और उनकी ये मंशा होती है कि हमने पहले रेडी रिपोर्ट देना है, पहला गोला हम फायर हम करेंगे. तो इट्स अ फेयर फाइट. Yes. मतलब बहुत अच्छी तरह से होता है. हम देखेंगे कैसे होता है. 1 राउंड गन फायर. बैटरी टारगेट नंबर 1 थ्रो. और इस तरफ ठिकाने के सही कोऑर्डिनेट्स मिलते ही गन पोजीशन ऑफिसर तोपों को निशाने पर सेट कर देता है. 572 चार्ज वाइट 4 एलिवेशन 0264. फायरिंग का ऑर्डर मिलते ही तोपची गोलों को छोड़ना शुरू कर देता है. फायर बाय ऑर्डर. फायर बाय ऑर्डर. फायर बाय ऑर्डर. नंबर 1 थ्रो. नंबर 1 फायर. नंबर 1 फायर. सर ये खड़े ही नहीं रहते, भागते ही रहते हैं आपके गनर्स. मैंने देखा ही नहीं, बहुत सारी जगह दे आर ऑन मूव, है ना वो. दैट्स हाउ फायरिंग हैपेंस. यू हैव टू बी वेरी फास्ट. राइट. जितनी जल्दी आप गोला वहाँ पहुँचाओगे टारगेट पे, उतनी सहूलियत इन्फेंट्री को होगी अपना टारगेट अचीव करने में. सो द मोमेंट द डाटा कम्स विद इन 30 seconds वी हैव टू सेंड आउट अ राउंड. ये बच्चे जो है वो उनको सिग्नल्स साइंस से ये मैडम बता रहे हैं. और ये बच्चे यहाँ के क्या है लोक विश्वास प्रतिष्ठान के हैं. और सर ये बच्चे भी आपको मिलने के लिए यहाँ आए हैं. चैलेंजेस है बट आई फील उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस पहले ही जीत लिए. दे आर हाफ फौजी. तो आप एक बार उनको एक लाइनर कुछ स्पेशली, बिकॉज मैं कब से भूल गई इनको, थोड़ा सा एक लाइनर आप क्या बताएंगे सर? मैं एक लाइन ये बोलूँगा. सर चालू था. आप हाफ फौजी नहीं हो, आप पूरे फौजी हो. क्या बात है. इनके लिए तालियां हो जाए. Challenges are there, but determination is also there, and determination is the one which will make you win. Very good, and all the best. सर आप कहेंगे कुछ? इनफैक्ट आई हैड द अपॉर्चुनिटी. कल मैं ऐसे एक स्कूल में गया था यहीं गोवा में. वहाँ पे उनके मैंने काम देखा, उन्होंने जैसे वो करते हैं जी. आई मीन ये एक स्पेशल एबिलिटी है. राइट. इट इज नॉट सो सिंपल. दे हैव एक्सेप्टेड whatever are their shortcomings, Right, sir. and yet they have shown the grit and the resolve, Right, sir. to overcome it and do their things the way anybody else can do or even better. सर ये आप शेल में बैठ के यहाँ भी आप हंस रहे हो सर, ये क्या है आपके बाजू में? Again, ये this is our gun position, motor gun position. और ये जो आप सिलेंडर बॉक्सेस देख रहे हैं जी, इसमें मोटर के बम्स आते हैं. इसके अंदर तो हाँ, तो वो बम निकाल के हम फायर कर चुके हैं. ओह. और ये उसके केसिंग्स वहाँ पड़े हुए, वो ढेर लग गया था वहाँ पे. तो आई फेल्ट दैट एक फोटोग्राफ यहाँ बनता है. इस फोटो को देख के याद आता है कि आर्टिलरी ने कितना बारूद दुश्मन के ऊपर दागा है. इसको देख करके बिल्कुल साफ पता लगता है कि दुश्मन को बिल्कुल पल्वराइज कर दिया था. इतना ज़्यादा गोला और बिल्कुल सही और दुरुस्त तरीके से दुश्मन के ऊपर डाला था. एक्यूरेट पॉइंट. और हमारी इसमें बहुत मदद होती है जब हम अटैक के लिए जाते हैं. आर्टिलरी पहले ही उस टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय करने की, न्यूट्रलाइज करने की, सॉफ्ट करने की पूरी वो करती है.
एंड हमारे को कारगिल वॉर के अंदर आर्टिलरी से बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था और हमारा काम काफ़ी आसान हो गया था। आर्टिलरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर ये कुछ विक्ट्री के बाद के फोटो है, क्या है सर ये? This is Op Vijay finished on 26th July, and July this को। Operation Zulu, was carried out on Zulu Top on night 24th and 25th, and this is the team that carried it out. Right. The center person, if you see, the one to my right, not जो पीछे सबसे पीछे, सबसे पीछे, हाँ। that is late Major Sudhir Walia Ashok Chakra सेना मेडल बार। एक मिनट सर, ये जो पीछे है वो कि ये वाले? He is the one. ये वाले? Yeah. अच्छा, सुधीर वालिया। Yeah. हाँ, That is इनके बारे में Major बहुत Sudhir पढ़ा है। Walia. इनकी बहुत स्टोरी है, अभी वक्त तो नहीं मिलेगा, लेकिन सर Just थोड़ा one- सा थोड़ा सा बताएं। I mean, there is a book written on him, you can go, but I will tell you just one thing about this gentleman. He was the ADC, aide de camp to the Chief of the Army Staff, and when 9 Para SF was inducted, he requested the chief कि मुझे वापस unit जाना है. He is from 9 Para SF, and he came. He must have landed there on the 21st of July, 20th or 21st of July. And without acclimatization, this officer has come on top, and within a week, he had captured the Zulu Top. Oh, great. I'm tremendous. This guy was out of the world. Later on, after a few days, we intercepted an even more interesting message. The message was कि एक पाकिस्तानी दूसरे से बात कर रहा था. He was telling भाई ये क्रिकेट मैच तो हार चुके हो, भाई ये ना हार जाना. तो सर पाकिस्तानी अपने आप बोल रहे थे कि भाई क्रिकेट मैच हार गए हो, ये वॉर तो इतना उनका कमजोर था, तो अपने पास क्या था जो उनके पास नहीं था? मेरे ख्याल में हमारे पास में पूरा नेशन हमारे साथ था, जज्बा था, डिटर्मिनेशन था, सारे के सारे ट्रेनिंग थी, और मैं सोचता हूँ कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्रेनिंग इतनी अव्वल दर्जे की है कि आप उससे ट्रेन होने के बाद में हार के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ये नेतृत्व जो था वो यंग था। जब मैं जा रहा था लड़ाई में तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, उधमपुर तक मेरे साथ गई थी, और एक छोटा लड़का था उस टाइम पर, वो 2.5 साल का था, और माय वाइफ वाज कैरिंग माय डॉटर। ओह माय गॉड। तो वो लोग मेरे को छोड़ने के लिए आए। तब क्या हुआ कि लड़ाई के बारे में पूरा पता नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अखबारों में न्यूज़ में आ रहा था कि लड़ाई हो रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लड़ने के लिए जाता है वो ही बहादुर होता है। लड़ने के जाने वाले जवान की फैमिली भी उतनी ही बहादुर होती है, करेक्ट, उतनी ही मजबूत होती है। सर मैडम कभी भी मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी जवान हमारे पास में सोल्जर्स आए हुए हैं और बाकी भी हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं जी। कभी भी कोई भी जवान जब लड़ाई के लिए जाता है, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसको कभी कमज़ोर नहीं होने देते। जी जी जी। उनको पता है कि ये जा रहे हैं लड़ाई में, शायद ना आए, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने नहीं देखा कि आंखों में आंसू हैं या बच्चा घबराया हुआ है कि मेरा फादर जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। सो ये सब आई थिंक हमारे कल्चर के अंदर है, और ये हमारे नेशन की स्ट्रेंथ है कि फैमिली जो है आपको पूरा सपोर्ट करती है जो भी आप काम करते हैं। मैडम कामत आए हैं, मैडम आई है, कामत मैडम आई है, मिसेस कामत आए हैं। मैडम थोड़ा खड़ा तो रहिए, कामत सर की वाइफ है, अभी बात चली। मैम आप ज़रा ये साइड आइएगा, प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। ये वाइफ्स अगर इतनी तगड़ी उनके पीछे खड़ी ना रहे
तो ये हमारे जो यहाँ भी नौजवान हैं सब जो बैठे हैं, उनकी वाइफ्स भी उनको इतना सपोर्ट कर रहे थे, उनको मालूम था लड़ने गए हैं, ये होने वाला है। उनकी माँ भी मालूम था उनको कि बच्चा आएगा कि नहीं मालूम, लेकिन जाते समय तिलक लगा के सबने भेजा है। ये जो धैर्य है, ये जो फैमिली का धैर्य है, वो इनको लड़ने की उनकी ताकत होती है। और एक ताकत होती है उनकी जयकारा की, जो स्पेशली 8 सिख का जयकारा है। सर वो आए कहते साहब घबराने की कोई लोड़ नहीं हैगी, अभी हम सिर्फ सिख रेजिमेंट का जकारा बोलेंगे एंड तुसी देखो जकारे के आवाज़ से ही दुश्मन कितना डर जाएगा कि दोबारा काउंटर अटैक के लिए नहीं आएगा। सर ये आपने क्या कहा था, ज़रा बताएंगे? उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने अटैक किया तो अटैक के बाद 2 काउंटर अटैक आया। काउंटर अटैक आने के बाद में हम लोगों ने काउंटर अटैक को डिफीट किया, लेकिन उसके बाद हमारा जो गोलियां थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उस टाइम पर बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अभी गोलियां ख़त्म हो गई है और अभी दुश्मन काउंटर अटैक करने के लिए आएगा तो उसका जवाब कैसे देंगे। तो उसका जवाब बैनेट लगा करके दिया जाता है। लेकिन उसी टाइम पर एक जेसीओ थे मेरे, वो कहते हैं कि साहब बैनेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सिख रेजिमेंट से हैं और हम अभी इस हालत में जैसे भी है इतनी ज़ोर से जकारा बोलेंगे कि उस जकारे को सुन करके दुश्मन घबरा जाएगा कि इनका तो अभी भी मोराल बहुत हाई है और इनकी गोलियां शायद ख़त्म नहीं हुई हैं। तो उसके बोलने के बावजूद हम लोगों ने इकट्ठे होकर के और 3-4 बार लगातार जोर से सिख रेजिमेंट का जकारा बोला। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मैडम कि इस जयकारे के बाद में दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया था, अटैक नहीं किया, घबरा गया। घबरा गए। सर मैं स्कूल में जाती हूँ प्रोग्राम्स के लिए, तो ऐसे बच्चे बैठते हैं सामने, तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि आप तो इतना हौसला हमारा अफजाई करें, आपको इतना बहुत अच्छा लगा, मुझे सैनिक बनना है। सर उसने मुझे कहा कि मैं रोज़ चावल के साथ मच्छी खाता हूँ, मुझे वो रोज़ मिलना ही चाहिए। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं दुश्मन को मारूंगा बराबर, लेकिन मुझे रोज़ मच्छी और चावल चाहिए, मुझे गरम चपाती चाहिए। दूसरा सर उसने एक बहुत बढ़िया कहा था मुझे कि मुझे इंडियन टॉयलेट अच्छा नहीं लगता, मुझे वो एक चाहिए और मुझे स्नान करने के लिए शावर चाहिए। इतना सारा अगर आर्मी मुझे दे देती है तो मैं फौजी बनने को रेडी हूँ। सर सीधा सा था, उसका सपना था कि आप कारगिल के वक्त के ये शावर, ये इंडियन टॉयलेट और ये फिश करी, और सर ने क्या खाया और कैसे निभाया, थोड़ा सा सर इसके बारे में। फिर जो हाथ ऊपर करे ना उनको सैनिक बनना है। हाँ देखो उस बच्चे का सवाल बड़ा सही था। बच्चे यहाँ पर देखते हैं ये सब चीज़ मिलती है, और जब हम पीस स्टेशन में होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पर चावल, मछली, नहाने के लिए पानी सब कुछ मिलता है। लेकिन लड़ाई में ये सब नहीं होता है, लड़ाई में ये बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पर कोई कमरा नहीं है, वहाँ पर कोई घर नहीं है, वहाँ पर कोई बाथरूम नहीं है, वहाँ पर कोई शावर नहीं है, और खाने के लिए आपको मच्छी चावल मिलना बहुत मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता है। मैं बताऊंगा आपको, मैं जिस जगह पर था उधर खाना मेरे पास में 3 दिन के बाद पहुंचता था। पहले दिन रात को चलते थे, दिन में तो कोई हरकत नहीं होता था, क्योंकि दिन में दुश्मन देख लेता है तो गोलीबारी करता था जिससे कि हमारे को नुकसान हो जाए। तो खाना सुबह बना हुआ पूरी और दाल रात को शाम को चलता था, सुबह बंद, ऐसे करके 3 दिन के अंदर हमारे पास पहुंचता था। जब 3 दिन में पहुंचता था तो जो पूरी थी वो ठंड के कारण इतनी सख्त हो जाती थी कि अगर किसी के सर के ऊपर मारो तो वो जो है स्टील की तरह काम करती थी, कड़क हो जाती थी। तो लड़ाई में खाना मिलना मुश्किल है।
और बाथरूम का जाना भी बड़ा मुश्किल है। वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि ओपन में था, टेम्परेचर द्रास का सर्दियों के अंदर -60 डिग्रीज होता है, वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। और अगर आप अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए चले गए तो इतना ठंड था और ऊपर से बर्फ़ थी चारों तरफ कि अगर कोई बैठ गया तो उसके बाद में उसको खड़ा करने के लिए दूसरे जवान की मदद से खींच के खड़ा किया जाता था, तब वो खड़ा होता था। उस डर से हम लोग कोई चीज़ खाते नहीं थे कि अगर खाना खाएंगे तो शायद बाथरूम जाना पड़ेगा, तो इसलिए बिल्कुल उतना ही खाते थे जितना ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, ये सब चीज़ें लड़ाई में आपको नहीं मिलेंगी, लड़ाई में और भी मुश्किल चीज़ें हो सकती हैं। सर आपके भी वही हाल थे, आप जहाँ थे आर्टिलरी के? हाँ बिल्कुल, इट वॉज ऑलमोस्ट द सेम। हम तो पानी, सर ने भी किया होगा, बर्फ का जो है उसको डाल के गर्म करते थे, उसको पानी बना के वो पीते थे, वो पीने का। और वहाँ पे हमको थोड़ा सा स्पेशल राशन वगैरह देते थे, लेकिन खाया नहीं जाता था। नहीं खाया यू जाता। कांट ईट दैट काजू और चॉकलेट। भूख नहीं है, एक तरफ आपका टास्क है, टास्क। फोकस पूरा वहाँ पे है। आर्मी एथिकल है, आर्मी तो ये उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सर ये कौन है, आप ज़रा बताएंगे? ये पाकिस्तानी ऑफिसर है, कैप्टन करनाल शेर खान। ये वहाँ पर डिप्लॉयड था, जब हम लोगों ने हमला किया तो ये वहाँ से निकल गया और उसके बाद इसने हमारे ऊपर काउंटर अटैक किया। काफ़ी बहादुरी से लड़ा था ये, और लड़ते हुए इसको हम लोगों ने मार गिराया। मार गिराने के बाद में हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि ये दुश्मन कैसा था। सोल्जर दूसरे सोल्जर की पूरी इज्जत करता है, वैसे ही मैंने देखा कि इसने बहुत अच्छे तरीके से और बहादुरी से लड़ते लड़ते मरा था। तो इसकी हम लोगों ने जेब के अंदर एक पर्ची पे साइटेशन लिख के दिया था कि ये ऑफिसर आपके पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत बहादुरी से लड़ता हुआ मरा और इसने आपके लिए अच्छा काम किया। हमारा तो दुश्मन था, हमने तो उसको मार गिराया, लेकिन इसने बहुत बहादुरी का जो है परिचय दिया। वो पर्ची जब उसकी जेब से और ये डेड बॉडी एक्सचेंज हुई, पाकिस्तान में गई, और पाकिस्तान में जाने के बाद में जब उन लोगों ने बॉडी सर्च किया, उसके अंदर देखा कि ये चिट लिखी हुई है, और अगर दुश्मन हमारे इसकी तारीफ कर रहा है तो इसको जो है उनका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो होता है, जैसे हमारे परमवीर चक्र है, बाद में इसको निशाने हैदर से जो है सम्मानित किया गया। तो एथिक्स हमारा जो है फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का, सोल्जर्स का बड़ा अच्छा होता है, बड़े हाई लेवल का होता है। दुश्मन को भी हम जो है मतलब एडमायर करते हैं कि हाँ ठीक है, उसने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। तो एथिक्स इज द मेन थिंग, and especially for the young children it is very important to have good ethics and good culture. आता या अतिशय इन्स्पायरिंग अशा संवादाचा कार्यक्रम समाप्त करण्याची वेळ आली आहे, पण हा फक्त कॉमा आहे, इट्स अ कॉमा, हा फुल स्टॉप नाही आहे, कारण मेरा देश मेरी पहचानच्या नाऱ्याचा हा प्रारंभ आहे, बरोबर? हा नारा तुम्ही पुढे नेणार आहात, मेरा देश, शाबास. आज आज कोण होतं इथे? सर्वत्र इज्जत है इकबाल, एव्हरीवेअर विथ ऑनर अँड ग्लोरी या आर्टिलरीच्या मोटोचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे कर्नल प्रशांत कामत सेना मेडल. लढताना शत्रू पण खाली धारातीर्थी पडला तेव्हा सैनिक म्हणून त्याचा सन्मान आणि त्याला त्याच्या प्रांतामध्ये मेसेज पाठवणारे की यांना निशाने हैदर पुरस्कार द्या, ह्या वृत्तीने करणारे आमचे सहृदय जनरल रविंद्र सिंह सेना मेडल बार. ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे म्हणत या देशासाठी आपलं सर्वस्व कुर्बान करणारे आमचे कारगिलचे हुतात्मा. आणि आपले अवयव निकामी झाले, आपला अवयव निकामी झाला तरी दो हर्ट वी ग्रो,
आहतोपी प्रवर्देहम असं म्हणत आपल्या पायावर सक्षमपणे उभे राहिलेले आपले हे सगळे फौजी, यांना दिव्यांग फौजी म्हणायचं, यांना एबली चार्ज म्हणायचं, दे आर अवर इन्स्पिरेशन. या सगळ्यांचा गोषवारा म्हणजे हे कारगिल युद्ध आहे. तूफानों से तेज है वो हमारी शान है. सरहद पे खड़ा भारत माँ का शेर दिल जवान है. गर्व है, नाज है तुम पर अभिमान. भारत देश की जनता का कोटि कोटि प्रणाम. माता की भारत माता की. Remember, if one can do, you must do. But if no one can do, you should do. And I'm sure you will do. Jai Hind!